नमस्कार, मैं मनोज जागलान आपको भूगोल पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं और हम पढ़ रहे थे पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। उस पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में आज हम पढ़ेंगे मरुस्थल में वर्षा जल से निर्मित स्थलाकृति। जब मरुस्थल के अंदर वर्षा होती है तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले मरुस्थल में वर्षा जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, उनके नाम आपको पता रहने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी एक स्थलाकृति बनती है उत्खात भूमि, जिसको आप बोलोगे बैडलैंड। बैडलैंड यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि, जिसको हम बोलते हैं बैडलैंड। इसके बाद आपकी एक बनती है बालसन। बालसन एक आपकी स्थलाकृति बनती है बजादा। बजादा एक बनती है भी पलाया या पलेया झील। पलाया झील। और एक आपकी बनती है पेडिमेंट। पेडिमेंट ये आपकी क्या होती हैं, मरुस्थल में वर्षा जल से निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। आप देखिए सबसे पहले कि ये एक भाग है, इधर आप ये मान लो कि ये पर्वत है और ये बीच वाला भाग नीचा है। ये इधर भी पर्वत है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये नीचे ताली वाला भाग है, ताली जिसको हम बोलते हैं तल्ली, ताली, मरहो, यानी कि नीचे वाला भाग, और दोनों तरफ ऊंचा भाग है। अब होगा क्या, जब बारिश आएगी तो इधर से नालियां बन जाएंगी। नालियां, नाली का मतलब आप समझ रहे हो कि पानी अपर्दन करेगा और ऐसी गहरी नाली बना देगा। जब तक ढाल तेज रहेगी तब तक नालियां बनेंगी, और इन नालियों के द्वारा बीच में कटक बन जाएंगे। कटक का मतलब होता है बीच में ऊंचा भाग, और बारिश के कारण जहां ढाल तेज है वहां गहरी दरार बन जाएंगी, और ये वाली जो स्थलाकृति बन गई इसका नाम होता है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि का मतलब होता है वर्षा जल से निर्मित नाली। नाली, ऊंचा उठा भाग यानी कटक, और ऐसे ऊंचे नीचे भाग को हम क्या कहते हैं, उत्खात भूमि। इसी का नाम आपका एक और भी होता है बीघड़। बीघड़ इंग्लिश में इसी को कहते हैं रेवाइंस। रेवाइंस कहते हैं, बीघड़ रेवाइंस कहते हैं। ओके, ये आपकी पहली स्थलाकृति होती है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद एक्चुअली होता क्या है, ये जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ये नीचे वाला भाग है। अब क्या हो रहा है, यहां न तो अपर्दन हो रहा है और न ही लगभग लगभग कटाव हो रहा है। इसको बोलते हैं पेडिमेंट। क्या बोलते हैं, पेडिमेंट। ओके, और ये आपकी उत्खात भूमि, बीघड़, उबड़ खाबड़ भूमि हो गई। ये वाली जो स्थलाकृति होती है इसका नाम होता है बजादा। बजादा, बजादा का एक्चुअल मतलब होता है नीचा भाग जिसका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, वो वाला भाग होता है ये, जिसको हम ताली भी कह सकते हैं। और इसके सबसे बीच वाले भाग में, इसके सबसे बीच वाले भाग में जो सबसे नीचा भाग होता है, वहां चारों तरफ से पानी बह के आता है और वहां या इकट्ठा हो जाता है। ये बनती है आपकी झील, और इस झील का नाम होता है पलाया झील।
क्या नाम होता है अभी? पलाया झील। और इसका नाम होता है बजादा। अब एक शब्द और होता है और वो होता है आपका बालसन। बालसन क्या होता है? तो बालसन होता है पर्वतों से घिरी मरुस्थल में नीचा भाग, बेसिन, मैदान, उसको बालसन कहते हैं। इस चित्र के अकॉर्डिंग बजादा और पलाया झील दोनों मिलकर आपकी क्या बन गई? दोनों मिलकर आपकी बन गई बालसन। क्या बन गई भी? बालसन। आपको बात समझ में आई? अब पलाया झील, आपको एक एग्जाम्पल बताइए पलाया झील का, राजस्थान में कौन सा है? और बालसन का एक एग्जाम्पल बताओ, तब तक मैं आपको आगे की बात बताता हूं। तो बातें समझ में आई? मरुस्थल में वर्षा जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां क्या होती है? ओके। जब कभी मरुस्थल में वर्षा होती है, जब कभी मरुस्थल में वर्षा होती है, मरुस्थल में वर्षा होती है, तो अस्थायी सरिता बनती हैं, जिनसे अस्थायी सरिता बनती हैं, जिनसे निम्न स्थलाकृतियां बनती हैं। जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि जो टिब्बे होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं, उनमें आपकी दरार पड़ जाती है। दरार 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 अवनालिका अपर्दन से दरार पड़ जाती है। और उन दरारों से निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि का नाम क्या होता है? उत्खात भूमि। क्या होता है? उत्खात भूमि। पहली स्थलाकृति देखिए आप, उत्खात भूमि, जिसे आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? बैड लैंड। इसका नाम होता है भी बैडलैंड। क्या होती है बैडलैंड? तो इधर मैंने आपको ये दिखाई है, ये वाली उबड़ खाबड़ वाली। और आप थोड़ा सा और नेचुरल चित्र देखना चाह रहे हो तो ये है, ये आपकी क्या है भी? ये आपकी उत्खात भूमि है। इसी का नाम होता है उत्खात भूमि। ये आप समझ रहे हो, टीलों के अंदर ऐसे अपर्दन से उबड़ खाबड़ भाग बन गया, इसका नाम है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि। अभी आप यहां एकदम क्लियरली देख पा रहे हो उत्खात भूमि होती क्या है। तो पूरा विस्तार से मैं लिखने वाला हूं। जब कभी मरुस्थल में वर्षा होती है, क्यों और रोज तो मरुस्थल में वर्षा होती नहीं है, जब कभी मरुस्थल में वर्षा होती है तो छोटी छोटी, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं बनती, छोटी छोटी अनेक सरिताएं बहती हैं या उत्पन्न होती हैं। आप कोई भी शब्द उपयोग कर सकते हो। जब ये सरिता बहती है तो मुलायम चट्टान, मुलायम चट्टान जल के साथ बह जाती हैं तथा कठोर चट्टान, कठोर चट्टान ज्यों की त्यों रहती हैं। अब बताओ, मुलायम चट्टान तो कट गई और कठोर चट्टान ज्यों की त्यों रहेगी, तो क्या हुआ? इस प्रकार
इस प्रकार अपर्दन से गहरी नालियां या घाटियां बन जाती हैं तथा इनके बीच में क्या रह जाते हैं, इनके बीच वाले भाग नुकीले रह जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, कटक। इनके बीच में कटक रह जाते हैं। इस प्रकार नालियों, कटकों, खड्डों से निर्मित उबड़ खाबड़ संरचना को उत्खात भूमि कहते हैं। इस उबड़ खाबड़ भूमि को एक और नाम से पुकारते हैं। उबड़ खाबड़ भूमि को रेवाइंस या बीहड़ भी कहते हैं। एक होता है बीड़ का मतलब होता है सघन वनस्पति, लेकिन बीहड़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़ संरचना। बीहड़ का मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़ संरचना। यहां तक की बात देखो, आपको समझ में आ गई क्या? ओके, क्या बन जाते हैं, उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ या रेवाइंस कहते हैं। बिल्कुल जी। अगली बात देखिए, इसके बाद ये ऐसी बीहड़ मिलती कहां है, तो यूएसए में डेजर्ट कहां है, वहां मिलेंगी सबसे पहले तो यूएसए के मोंटाना, न्यू मैक्सिको, ये स्टेट्स के नाम है वहां पे। मोंटाना, न्यू मैक्सिको, कोलोरेडो मरुस्थल है, कोलोरेडो, एरिजोना मरुस्थल है। एरिजोना प्रांतों में उत्खात भूमि पाई जाती हैं। बिल्कुल भाई। और भारत में कहां पाई जाती हैं, तो भारत में तो एक ही प्रसिद्ध है, सही देखें तो भारत में चंबल के बीहड़ प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, हमारे भारत में सबसे ज्यादा बीहड़ बनाने वाली नदी जो है वो चंबल ही है, ओके। तो ये आपकी बात है, यह आपके बीहड़ की बात थी, उत्खात भूमि की बात थी। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि आगे वाले भाग में आपको पर्वत दिख रहे हैं, ऊंचे भाग दिख रहे हैं, और वहां से जब बारिश का पानी आता है तो उबड़ खाबड़ संरचना बनती है। हमारे यहाँ नागौर, अजमेर, इधर वाले एरिया में भी, जहां से चारों तरफ से नदियां बह के सांबर झील में आती हैं, वहां पे भी अपर्दन से उबड़ खाबड़ भूमि बनती है, लेकिन वो कम मात्रा में बनती है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा होती नहीं है। और उन उबड़ खाबड़ भूमियों को भी उत्खात भूमि या बीहड़ आप कह सकते हैं। ओके, ये आपकी बात थी। 2 नंबर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम पलाया झील की। पलाया झील आप मुझे बताने वाले थे, राजस्थान में पलाया झील का उदाहरण। आप इस चित्र में क्या देख रहे हो,
चारों तरफ से पानी बह के आ रहा है, उबड़ खाबड़ संरचना बन रही है, तो ये उबड़ खाबड़ वाली संरचना है, इसका नाम दो देगा बीहड़। फिर आप देख रहे हो इसके आसपास का भाग समतल है, समतल, तो ये जो समतल भाग है ये है बजादा, बजादा, ये वाला भाग, ये वाला बजादा है, और ये वाला पलाया झील है, जिसमें पानी भरी हुई है वो पलाया झील है। ओके, ठीक है भी। अब आप देखिए पलाया झील होती क्या है, तो सबसे पहले रेगिस्तान में, रेगिस्तान का मतलब बालू के टीलों वाला भाग, बालू वाला, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी, पर्वतों से घिरी का मतलब होता है चारों ओर पर्वत होने चाहिए, घिरी बेसिन को बालसन कहते हैं, बालसन कहते हैं। सर ये बालसन कहां से आ गया, हम तो पलाया झील पढ़ रहे थे, ये बजादा प्लस पलाया झील को ही बालसन कहते हैं। आप सीधा जानना चाहो तो बालसन क्या होती है, चित्र के अकॉर्डिंग बजादा प्लस पलाया झील दोनों का नाम होता है आपका क्या, बालसन, बालसन होता है। चारों तरफ से छोटी छोटी सरिताएं, छोटी छोटी सरिताएं निकलकर बालसन में आती हैं। ठीक है जी, छोटी छोटी, ये आप देख रहे हो छोटी छोटी नदियां तो नहीं कहेंगे हम इनको, छोटी छोटी नदियां चारों तरफ से बालसन में आती हैं। इन सरिताओं के जल के एकत्रित होने से अल्पकालिक, अल्पकालिक, एक बार पुनः सुन लो, अल्पकालिक। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है सर सांबर झील पलाया झील का उदाहरण है, नहीं भाई, सांबर झील पलाया झील का उदाहरण नहीं है। इधर आप कंडीशन सुन रहे हो पलाया झील की, अल्पकालिक। इन सरिताओं के जल के एकत्रित होने से अल्पकालिक झील का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिसे पलाया झील कहते हैं, जिसे पलाया झील कहते हैं। क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। जब कुछ समय बाद, मरुस्थल है साहब, धूप निकलेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। जब कुछ समय बाद जल वाष्पीकरण से उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, तो झील की तली में, झील की तली में नमक की परत जम जाती है। ये तो और भी अच्छी बात बताई इसने कि हुआ क्या कि कुछ समय बाद जो झील में पानी इकट्ठा हुआ था वो तो भाप बन के उड़ गया और उसके नीचे बच गया नमक।
ऐसी झील को हम क्या कहेंगे? पलाया झील। ऐसी झील को हम पलाया झील कहेंगे। आप ये बात याद रखें कि पलाया झील जो होती है वो अल्पकालिक होती है। कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। बताओ, बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई। चारों तरफ से पानी बह के आता है और वो आके नीचे स्थान पे इकट्ठा हो जाता है। ये झील परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती है। कुछ समय बाद जल वाष्पीकरण की क्रिया से उड़ जाता है और नीचे रह जाता है नमक। ऐसी अल्पकालिक झील को पलाया झील कहते हैं। ओके जी, ऐसी अल्पकालिक झील को पलाया झील कहते हैं। राजस्थान में एग्जाम्पल बताओ पहले पलाया झील का। राजस्थान में जैसलमेर की बुज झील पलाया झील का सर्वोत्तम उदाहरण है। आपको पता होगा बुज झील का? आपने बुज झील पढ़ी है क्या? जैसलमेर की काकनी या मसूरदी नदी जैसलमेर से निकलकर 20 किलोमीटर दूर बहने के बाद बालूका स्तूपों के मध्य बुज झील बनाकर लुप्त हो जाती है। हाँ भाई, यही तो बात है भाई। पर्वत से निकल के आई और नीचे स्थान पे ताली में आके पानी इकट्ठा हुआ, झील बनी और समाप्त हो गई। तो वो झील जो है उसका नाम बुज झील है। और बुज झील राजस्थान में कौन सी झील है? ये 2 बार लिख दिया भाई, पलाया झील। कोई बात नहीं, पलाया झील का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये आपको पता होना चाहिए। एक बात और याद रखें, जब नमक की अधिकता हो जाती है, नमक की अधिकता हो जाती है तो उससे सेलिनास कहते हैं। सेलिनास कहते हैं। जब नमक की अधिकता हो जाती है तो उससे क्या कहते हैं? सेलिनास। ओके, अब देखो इसके अलग अलग नाम होते हैं। अरब रेगिस्तान में पलाया झील को, अरब रेगिस्तान में पलाया झील को क्या कहते हैं बताओ भी? तो पलाया झील का नाम होता है खबारी। खबारी क्या होता है? खबारी अरबी भाषा का शब्द है। ये हमें कुछ नहीं समझ आता, हमें केवल रटना पड़ता है। पलाया झील को खबारी या ममलाहा कहते हैं। ममलाहा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? खबारी या ममलाहा कहते हैं। कहां कहते हैं? अरब रेगिस्तान में। ये आपको याद रखना है। एक बात और आपसे पूछी जा सकती है, सहारा में क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल में क्या कहते हैं? तो सहारा मरुस्थल में इसका नाम होता है सट कहते हैं। ये वही बात है भी, वहां की लोकल लैंग्वेज का अर्थ शब्द है ये तो लोकल नाम ही होते हैं। सहारा में इसे क्या कहते हैं? सट कहते हैं। बात समझ में आई? अब आपको बालसन का एग्जाम्पल और बता दूं। बालसन, सबसे पहली बात याद रखें, क्या? सांभर झील बालसन का उदाहरण है। ये पिछली फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये सवाल आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। सब्जेक्ट में तो आना ही आना होता है। और आपको याद रखना है, सांभर झील जो है वो किसका एग्जाम्पल है? बालसन का।
सांबर झील खारे पानी की झील है, लेकिन अल्पकालिक नहीं है, अल्पकालिक नहीं है। चारों ओर से खंडेला, खारी, मेंथा नदियां आती हैं और उन नदियों का पानी इकट्ठा होता है, वो परमानेंट रहता है। एक बात, एक ये पर्वतों से घिरा हुआ नीचा मैदान है। तो सांबर झील बालसन का उदाहरण है। और राजस्थान में पलाय झील का उदाहरण कौन सी झील है? बुझ झील है, बुझ झील है। यह बात आपको पता रहनी चाहिए। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम चलेंगे बजादा पे। ये आपका देखो, ये वाला भाग बजादा है, ये इधर वाला भाग, ये वाला बजादा है। ये आप देखोगे तो ये वाला भी बजादा है, ये वाला। ये आगे पानी भर गया, वो वाली पलाया झील है, और ये वाला क्या है? बजादा। ठीक है। अब आप इधर देख रहे हो कि यहां से लेके यहां तक का भाग क्या है? बालसन है, बालसन है। समझ में आई बात? ये बीच में पानी भर गए, ये क्या है? ये पलाया झील है। तो आपको समझ में है, ये उत्खात भूमि, यहां से बजादा, ये पलाया झील। पलाया झील और बजादा दोनों मिलके क्या बन जाएंगी? बालसन। क्या बन जाएंगी? बालसन। ये पहले मैंने अपने वाले चित्र में भी यही बात बताई थी। तो अब हम बात करेंगे बजादा की। बजादा होता क्या है? सीधा सीधा आपको सवाल का उत्तर बताना है, बजादा क्या होता है? तो आप बताओगे पलाया झील। हाँ, तो बजादा तो पलाया झील से अलग है। पलाया झील वह पर्वतीय अगर भाग, मतलब पर्वत का अगर भाग, पर्वतीय अगर भाग के मध्य अब काम की बात है, मंद ढाल वाला मैदान। मंद ढाल वाला मैदान क्या कहलाता है भी? आपका बजादा कहलाता है। समझ में आई बात? इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण मलबा निक्षेप से होता है। मलबा निक्षेप से होता है, मतलब रेत मिट्टी के जमाव से होता है, जमाव से होता है। ये बात आप याद रखें। ओके, ये आपकी बजादा की बात थी। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब हमारे पास सिर्फ एक बच गया, और वो क्या बच गया? पेडिमेंट बच गया। बाकी बातों पे हमने चर्चा कर दी। तो पेडिमेंट, वैसे तो आपको समझ में आ गया पेडिमेंट होता क्या है। पेडिमेंट, पेडिमेंट क्या होता है? तो ये पेडिमेंट होता क्या है? पर्वत व बजादा के मध्य, बजादा के मध्य। पहले वाले में आपने गौर किया था तो मैंने पर्वत और पलाया के मध्य बताया था। अब की बार बताया है पर्वत व बजादा के मध्य का अपर्दित सैल सतह वाला भाग, सैल सतह वाला भाग। याद रखें, आप इधर देखोगे तो हमने क्या बताया? या मलबा निक्षेप बताया। बजादा का निर्माण निक्षेप से होता है। बजादा का निर्माण इधर देखोगे तो निक्षेप से होता है। और पेडिमेंट जो होता है उसका निर्माण किससे होता है? अपर्दन से होता है। किससे होता है? अपर्दन से।
यह सामान्य ढाल वाला भाग है। यह सामान्य ढाल वाला भाग है। ओके, इसका निर्माण किससे होता है पेडिमेंट का? तो इससे संबंधित आपके 4 अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है लासन का सिद्धांत। लासन का सिद्धांत, एक बार आपको नहीं समझ में आया पेडिमेंट क्या था तो यहां मैं दोबारा से बता देता हूं। इधर आप आइए, ये आपका पेडिमेंट था। इधर आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि ऊंचे भाग जहां अब नाली बनी, नाली वाला तो उत्खात है, फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर की चट्टान के ऊपर की रेत बह गई, उसका नाम था पेडिमेंट। इसका नाम आपका क्या था? पेडिमेंट। ये था आपका पेडिमेंट। और अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं। ये पेडिमेंट क्या होता है? तो पहला कह रहे हैं पेडिमेंट जो उसका निर्माण किससे होगा, तो लासन महोदय ने ये बताया। क्या बताया? कि ये पर्वत जो है ये कटता जाएगा, कटता पर्वत कटता जाएगा और उससे आपका क्या बनेगा? पर्वत कटा और उससे जो अपर्दित प्रदेश बना उससे आपका पेडिमेंट बना। ये लासन महोदय की बात थी। ओके भी, ये लासन महोदय की बात थी। लासन का सिद्धांत क्या कह रहा है? लासन महोदय ने बताया कि पर्वतीय भाग के पीछे हटने से, पीछे हटने का मतलब होता है अपर्दन, पीछे हटने से पेडिमेंट का निर्माण होता है। पेडिमेंट का निर्माण होता है और इसलिए लासन के सिद्धांत का एक नाम भी होता है पर्वतागर, मतलब पर्वत का अगला भाग। और निवर्तन, निवर्तन का मतलब पीछे हटना। और सिद्धांत पर्वत के अगर भाग के पीछे हटने का सिद्धांत। ओके, एक सिद्धांत है चादरी बाड़ सिद्धांत। ये आपका किसने दिया? ये मैगी ने, मैगी नाम के विद्वान थे, उसने दिया। और उन्होंने क्या कहा? आकस्मिक बाढ़ आने से, आकस्मिक बाढ़ आने से पेडिमेंट का निर्माण होता है। ये 2 ही बातें आपको याद रखनी है। पेडिमेंट का निर्माण किससे होता है? ओके, एक लास्ट बात और बताएंगे आज की, और वो है एक शब्द है पेडी प्लेन। पेडी प्लेन क्या शब्द है? पेडी प्लेन। एक विद्वान हुए एल सी किंग, आप नाम जानते हो एल सी किंग का? एल सी किंग, एल सी किंग ने क्या कहा? शुष्क भागों में बने समतल मैदान को, समतल मैदान को पेडी प्लेन कहते हैं। ये मैंने पेनी प्लेन, पेनी प्लेन नाम सुना होगा ना आपने? पेनी प्लेन, पेनी प्लेन जिसको हम समप्राय मैदान भी कह देते हैं। समप्राय मैदान, समप्राय मैदान की अवधारणा किसने दी थी? जब नदी अपर्दन के द्वारा, जब
नदी अपर्दन के द्वारा किसी भाग को समतल बना देती है तो उसको पेनिप्लेन कहते हैं। ये किसका नाम था? विलियम मॉरिस डेविस। ये डेविस ने दिया था, डेविस। ऐसे ही शुष्क प्रदेश में जो समतल मैदान बनता है उसको एलसी किंग ने क्या नाम दिया? पेडी प्लेन। क्या नाम दिया अभी? पेडी प्लेन। ओके, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नदी मरुस्थल में स्थलाकृतियां बनाती है, और मरुस्थल में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है? हमने छत्रक शिला, इनसेलबर्ग, अपवाहन बेसिन, जूजेन, यारदांग, आपकी जालीदार शिला, पुल सब पढ़ा। फिर हमने पढ़ा तरंग चिन्ह क्या होते हैं, उर्मिका चिन्ह क्या होते हैं, लोएस क्या होता है, बालू का स्तूप क्या होते हैं, ये सब बातें हमने डिस्कस की। और फिर हमने मरुस्थल में वर्षा जल से बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। एक चीज बाकी रहेगी, मरुस्थल किसे कहते हैं वो कभी फिर किसी एक विशेष क्लास में, विश्व के डेजर्ट्स टोटली जो हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, मरुस्थल क्यों बनते हैं, इन पे एक अलग क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही।